नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग के बाद एम्स का किया उद्घाटन। आज समंदर में गिरेगा नासा का ओरियन कैप्सूल। चांद से वापस लौटना कितना मुश्किल, वैज्ञानिक करेंगे स्टडी इस विषय पर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही 1.5 माह के मासूम की मौत। परिजन लाश लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। कबाड़ में कराई नोटों की बारिश से एनडब्ल्यूआर ने कमाए 140 करोड़ रुपए। अगले साल और बढ़ेगी आमदनी। डालते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जहां वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से पहले के मुकाबले कम समय में नागपुर से बिलासपुर या फिर बिलासपुर से नागपुर की यात्रा करना संभव हो सकेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यही यानी सुपरफास्ट ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा सुविधा युक्त है। इसके बाद पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने फ्रीडम पार्क से खपरी तक की यात्रा भी की। इस दौरान नागपुर मेट्रो में सवार छात्रों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो के फेज 2 की आधारशिला भी रखी है। इस पर 67,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। वहीं पीएम मोदी समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर और गोवा में हजारों करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही कुछ का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण को लॉन्च किया और दूसरे चरण की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किए हैं और यह सड़क मार्ग नागपुर को सिडनी से जोड़ेगा। साथ ही पीएम ने नागपुर एम्स को भी देशवासियों को समर्पित किया। दूसरी तरफ गोवा में पीएम मोदी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही अन्य परियोजनाओं को भी लॉन्च करेंगे। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर पहुंचने के मिशन का पहला चरण आज पूरा होने वाला है। ओरियन कैप्सूल चंद्रमा के चारों ओर हजारों मील की दूरी तक फैली एक कक्षा में प्रवेश करने के बाद आज वापस लौट रहा है। ये कैप्सूल भारतीय समय के मुताबिक आज रात 11:09 पर कैलिफोर्निया से दूर प्रशांत महासागर गिरेगा। नासा के लिए ये मिशन बेहद ही अहम है। कैप्सूल के सही सलामत नीचे आने के बाद भविष्य में एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाएगा। वहीं कैप्सूल ने 16 नवंबर को फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से नासा के अब तक के सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट्स के जरिए उड़ान भरी थी और इस मिशन के सफल होने पर नासा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के आसपास भेजने के मिशन को अंजाम देगा। इसके बाद नासा 2025 में एक यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश करेगा और इस कैप्सूल को का धरती पर आना चुनौतियों से भरा है होगा। ऐसे में नासा के वैज्ञानिक पल पर इस पर नजर रखेंगे। कोरबा में टीका लगने के बाद कुछ घंटे के बाद ही 1.5 माह के मासूम की मौत। परिजन लाश लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और छत्तीसगढ़ के कोरबा में टीका लगने के कुछ घंटों बाद ही एक 1.5 माह के मासूम की मौत का मामला सामने आया। परिजन लाश लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर एक्सपायरी डेट का टीका लगाने का आरोप लगाया गया। इस पर
अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल रिसदी निवासी दिलबोध कंवर को और क्रांति कंवर के 1.5 माह के एक बेटा हर्षित को तीसरा टीका लगवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र लाए थे, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिता रात्रे ने उसे टीका लगवाया। कुछ देर बाद हर्षित कुंवर को बुखार आ गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि यह टीका लगने के बाद हल्का बुखार आता ही है, लेकिन बुखार हल्का नहीं था, बल्कि काफी तेज था और सुबह होते-होते हर्षित का मौत हो गई। परिजनों ने हर्षित का शव लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उसे गेट के पास मासूम के शव को रख दिया और बस्ती वालों के साथ मिलकर जांच की मांग करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम को 419 रन के विशाल अंतर से हराया गया और चौथी पारी में 497 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरेबियन टीम सिर्फ 77 रन पर ही ढेर हो गई। रनों के लिहाज से यह टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 53 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी के मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम को 382 रन के अंतर से हराया था। वहीं दूसरी पारी में वेस्टइंडीज का कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क, माइकल स्नेसर और स्कॉट बोलैंड ने 3-3 जबकि नॉर्थ लायन ने 1 विकेट चटकाए हैं। 135 सालों के टेस्ट इतिहास में सिर्फ 12 बार ही ऐसा हुआ जब कोई टीम 400 या उससे अधिक के अंतर से मुकाबला जीतने में सफल रही है। सबसे ज्यादा रन से जीतने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। वहीं इंग्लैंड ने 1928 में ऑस्ट्रेलिया को 665 रन के विशाल अंतर से हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार किसी टीम को 400 रन के अंतर से हराया। वेस्टइंडीज की टीम यह कारनामा 2 बार कर चुकी है। वहीं इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका एक-एक बार ऐसा कर चुकी है। कबाड़ भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कबाड़ से भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। रेलवे अक्सर कबाड़ बेचकर कमाई करता है, लेकिन इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे में कबाड़ ने नोटों की बारिश ही कर डाली है। एनडब्ल्यूआर ने इस बार कबाड़ बेचकर ही 140 करोड़ से ज्यादा रुपए की आय जुटाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने चारों मंडल यानी अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर कबाड़ बेचकर 140 करोड़ 52 लाख रुपए की रिकॉर्ड कमाई की है। ये कमाई सिर्फ 1 साल की है। अगले साल के लिए एनडब्ल्यूआर ने कबाड़ से 200 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन यह 100% सच है। एनडब्ल्यूआर की यह कमाई उसके विकास से जुड़ी है और एनडब्ल्यूआर में बीते काफी समय से अलग-अलग रेलवे जोन में यार्ड रिमॉडलिंग और लूप लाइन का काम चल रहा है। इसके चलते यहाँ आए दिन लाखों रुपए का कबाड़ एकत्र होता जा रहा है और इन कार्यों के चलते ट्रेनों भी लगातार रद्द हो रही हैं। उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश बीजेपी सक्रिय हो गई है। रविवार को राजधानी लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है, जहां निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, साथ ही जीत की रणनीति बनेगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत निकाय चुनाव के प्रभारी एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि आज नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व से भले निर्देश को हमेशा नीचे तक पहुंचाने जाने का काम किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनको मंडलवार और जिलेवार जिला पदाधिकारियों तक पहुंचाने जाने के संबंध में आज बैठक की जा रही है। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर आगे के कार्यक्रमों की रणनीति भी तय की जाएगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक आज बीजेपी मुख्यालय होने वाले बैठक के निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर जीत की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। साथ ही इसके 17 नगर निकायों में मेयर पद के प्रत्याशियों को भी लेकर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा ताकि निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ा जा सके।
सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं। इस बीच उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर का रिएक्शन सामने आया है। सुक्खू की पत्नी ने अपने पति के जीवन संघर्ष पर कहा कि जीवन में स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ अपने संबंधों पर कमलेश ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले भी उनका समर्थन किया है, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में उनका समर्थन करते रहेंगे। आपको बता दें कि सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज शिमला में होगा, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। उल्लेखनीय यह भी है कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में है। कांग्रेस से नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, यात्रा के 95 दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई और आज सुबह 13 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद राहुल गांधी हिमाचल में नई कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने शिमला जाएंगे। वह शाम को लौटकर यात्रा में 9 किलोमीटर और चलेंगे और यात्रा इस समय बूंदी जिले में पहुंच चुकी है। सिंधिया रियासती की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने के लिए मैदान में आ गई। शनिवार को महारानी कैंसर पहाड़ी पर पहुंची और वहां मौजूद आम लोगों से कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने के लिए मंथन किया। ये पहला मौका रहा जब महारानी सामाजिक धार्मिक कार्यों के इतर एक पहाड़ी का नाम बदलवाने के लिए महल से निकली है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी लोगों के बीच पहुंचने लगी। शनिवार को प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कैंसर पहाड़ियां पहुंची। यहाँ महारानी ने लोगों के बीच बैठकर कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने को लेकर बातचीत की और लगभग 3 घंटे तक लोगों के बीच बैठकर महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने मंथन किया। युवा युवतियों, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ मौजूद थे और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कहा कि अक्सर इस पहाड़ी से होकर शिवपुरी, सुल्तानगढ़, गुना सहित अन्य जगह जाने के लिए निकलती है, लेकिन इस खूबसूरत पहाड़ी का नाम कैंसर पहाड़ी है, जबकि यह मध्य प्रदेश के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं जो लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। साथ ही खूबसूरत प्लांटेशन और खुला हवा मौजूद है, फिर भी इसे कैंसर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसे बदलना अति आवश्यक है। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे देश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। शाम होते ही घरों में दुबकने लगे हैं लोग। मौसम वैज्ञानिक के गिरते तापमान की वजह बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान और उत्तर भारत में हो रहे बर्फबारी को बता रहे हैं। रांची के करीब 1 सप्ताह से कोहरा देखने को मिल रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि आज रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 12 दिसंबर के सुबह के समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 सप्ताह तक अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है। ऐसे में ठंड अभी और भी बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां सीएम के पद का शपथ लेंगे, वहीं ऊना के हरौली से 5 बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारिता के रास्ते से राजनीति में कदम रखा था और अब वह हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम होंगे। इससे पहले हिमाचल के सियासी इतिहास में किसी भी शख्स को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। जानकारी के अनुसार मुकेश अग्निहोत्री का जन्म पंजाब के सांगरूर में 9 अक्टूबर 1962 में हुआ। उनके पिता नाम ओंकार चंद्र शर्मा है। वहीं मुकेश की एक बेटी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऊना जिले में हुई। इसके बाद उन्होंने मैथ्स में एमएससी की डिग्री ली। फिर बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन किया और पत्रकार बन गए।
राजनीति में आने से पहले मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की राजधानी शिमला में बतौर संवाददाता जनसत्ता अखबार में 10 साल तक काम किए हैं। मुकेश अग्निहोत्री म्यूजिक और बैडमिंटन खेल के भी शौक रखते हैं और बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं। पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को हर सुविधा मुहैया कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर आम लोग रेलवे में अवैध रूप से यात्रा करते हैं, जिससे के लेकर रेलवे को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जिसको लेकर समस्तीपुर डीआरएम आलोक अग्रवाल ने मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से सब्जी लोड करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पर लोग अवैध रूप से सब्जी लोड करते हैं, जिससे रेलवे को क्षति होता है। समस्तीपुर के डीआरएम ने अपनी पूरी टीम के साथ समस्तीपुर के सकरी रेलखंड का निरीक्षण किया और इस दौरान डीआरएम मुक्तापुर, रामभद्रपुर, हायाघाट, थलवार स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी स्टेशन पर बगैर टिकट वाले यात्रियों पर नजर रखने का आदेश भी दिया गया। साथ ही ट्रेनों में यात्रा के दौरान बगैर टिकट वाले यात्रियों पर जांच कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिए गए। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने मुक्तापुर में अवैध रूप से सब्जी लोड करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। वहीं रामभद्रपुर, हायाघाट, थलवार में चल रहे दोहरीकरण निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए कंस्ट्रक्शन विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल अब तय हो गए हैं। दुनिया के 4 टॉप टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा चैंपियन फ्रांस की टीम अंतिम 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम रही। वहीं सेमीफाइनल के मुकाबले 14 दिसंबर में खेले जाएंगे। क्रोएशिया की टीम ने सबसे पहले अंतिम 4 का टिकट कटाया था और इस टीम ने खिताब की प्रबल दावेदारी ब्राजील को हराकर खूब वाहवाही बटोरी। दूसरी ओर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। वहीं मोरक्को ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल का सपना चकनाचूर कर पहली बार अंतिम 4 में एंट्री मारी है। मुंबई कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 1 महीने का पीछा करने के आरोपी कालबदोही देवी के 32 वर्षीय व्यवसायी की बरी कर दी है। महिला का आरोप था कि 1919 में ये शख्स उसे करीब आकर गुड मॉर्निंग कहता था। कोर्ट ने कहा कि आजकल इस तरह की गलतफहमी संभव है, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस पर बात करने वाले कई लोगों को देखकर यह गलतफहमी होती है कि वे सड़क पर राहगीरों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा महिला का यह कहना था कि आरोपी केवल सुबह समय उसका पीछा करता था, न कि कार्यालय से घर लौटते समय। एक खबर के मुताबिक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशश्री मरुलकर ने कहा है कि अगर आरोपी का पीछा करने का इरादा होता तो वह कम से कम कभी-कभी कार्यालय के घर तक लौटते समय शाम के समय भी उसका पीछा करता। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी का यह बचाव की महिला की गलतफहमी से हुई है, भरोसा करने लायक है और मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि सुबह में इतने व्यस्त समय में फुटपाथ पर किसी का पीछा करना असंभव है। 1 महीने तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पीछा करने के आरोपी कालबा देवी के व्यवसायी को बरी करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुबह के समय व्यस्त कार्यालय के दौरान फुटपाथ पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना बेहद ही असंभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत पर इस्लामिक और यूरोपीय शासन पर जमकर हमला बोला है। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि इस्लामी शासन के दौरान देश ने अपने गौरवशाली मंदिरों, विश्वविद्यालयों और मूल्य व्यवस्था को खो दिया है। वहीं यूरोप शासकों ने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सामाजिकता को खत्म करने का अभियान चलाया था। आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पिछले 1000 साल की स्वतंत्रता संग्राम और देश इन हमलों से कैसे बचा, इन्हें याद करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पदाधिकारी जे नंद कुमार की पुस्तक SW स्ट्रगल फॉर नेशनल सेल्फहुड का विमोचन करते हुए कहा कि देश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करने की जरूरत है और इस बात की चर्चा जरूरी है कि इस्लामिक आक्रमण से पहले यह कैसा था और यूरोप आक्रमण से पहले क्या था। उन्होंने यह भी कहा कि देश में स्मृति हानि हुई है और इसका कारण यह है कि हमने इस्लामी शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान विश्वविद्यालय, मंदिरों और संपूर्ण मूल्य प्रणाली सहित अपने विभिन्न संस्थानों को खो दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की कथित टिप्पणी को लेकर पुणे के उपनगरीय इलाके पिंपरी में उन पर स्याही फेंकी गई, जहां पिपरी किचराव के पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने पाटिल पर स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। वहीं इस घटना के एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर तब स्याही फेंक रहा है जब वह पिंपरी चिंचवाड़ स्थित एक इमारत से निकल रहे थे, लेकिन मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। लेकिन यही औरंगाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले के बारे में कई गलत कथित टिप्पणी के बारे में यह हमला किया गया और यह हमले के पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्री के काफिले को काला झंडा भी दिखाने की कोशिश की। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री पाटिल ने मराठी में कहा था कि अम्बेडकर और फुले ने शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए सरकारी अनुदान नहीं मांगा। उन्होंने लोगों से स्कूल और कॉलेज शुरू करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भिक्षा मांगी। भिक्षा शब्द का प्रयोग से विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक अफगानिस्तान में काबुल के करीब 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। फिलहाल जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। यह भूकंप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आज सुबह करीब 7:22 पर आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का सेंटर धरती के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं अफगानिस्तान में 22 जून को आए 5.9 तीव्रता के भूकंप के बाद कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए थे। काबुल में 95 मील दक्षिण में खोस्त के पास रात के दौरान 2 दशकों में आए सबसे घातक भूकंप के बाद वहां तबाही का मंजर देखा गया था। अफगानिस्तान के पतिंका प्रांत में एक दूरदराज इलाके में आए इस ताकतवर भूकंप ने कम से कम 1000 लोगों की जान ले ली थी और कम से कम 1500 लोग घायल भी हो गए थे। उस समय अफगानिस्तान जैसे गरीब देश को राहत के काम के लिए फंड की कमी से बहुत जूझना पड़ा था। अब तक की हमारे साथ बड़ी खबरें जो देख रहे थे, आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।